Hello and good afternoon to all of you today. And it's a pleasure to again start the ninth episode of latest advancements in treatments of heart valve diseases. So आज हम लोग हार्ट वाल्व के प्रॉब्लम्स में क्या इलाज है, कैसे उसकी जानकारी प्राप्त की जाए और किन लोगों को इलाज कराना चाहिए। कई तरीके नए नए आ गए हैं जिनसे इलाज हो सकता है, उन सब के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे आज अगले 1 घंटे के अंदर। और मैं डॉक्टर प्रवीण चंद्रा मेदांता से बोल रहा हूँ, यहाँ गुड़गांव से। और मेरे साथ हैं हमारे कोलीग डॉक्टर मनीष बंसल, जो कि डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी के, और ये जो हैं हार्ट वाल्व डिजीजेस के अंदर इनकी बड़ी प्रोफिशिएंसी है, बड़ी एक्सपर्टीज है, और हम लोग मिलके हार्ट वाल्व डिजीजेस को ठीक करते हैं। उसके साथ हमारे पास आज डिस्कशन करने के लिए हैं डॉक्टर अरविंद जैन, जो कि बहुत सीनियर, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर फिजिशियंस इस वक्त आगरा के हैं, जिन्होंने इस तरह के पेशेंट्स को अपनी प्रैक्टिस में, अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, उनके उनके इश्यूज को आज हमारे सामने रखेंगे। हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर अरविंद जैन, वेलकम टू यू ऑल्सो। So now we are ready for the discussions and also to find out what we can information, what education we can partner, we can give to all of you today. So Manish, I think now we are ready for the discussion. तो सबसे पहले बात ये आती है मनीष की, हार्ट वाल्व डिजीजेस जो रहती हैं इनके मेन सिम्टम्स, क्योंकि बहुत से बार हम लोग ये भी कहते हैं कि भाई पेशेंट आए तो थोड़ा ज्यादा लेट हो गए, कोई जल्दी आ जाते हैं, उनको घबराहट होती है कि मेरा जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले डिस्कस हम लोग करते हैं कि सिम्टम्स के बारे में, कि क्या मेजर सिम्टम्स से पेशेंट को सस्पिशन होना चाहिए कि हाँ भाई हमारे को हार्ट के अंदर वाल्व की डिजीज हो सकती है, और किस एज ग्रुप में ऐसा प्राय होता है। जी सर। सर, हार्ट वेल्व के पेशेंट्स में, वेल्व डिजीज के पेशेंट्स में जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है सांस फूलना। चाहे वो लेफ्ट साइड नेटवर्क के वेल्व बैंडविड्थ। हो और भले ही राइट साइड के वेल्व हो, सांस फूलना एक कॉमन सिम्टम है। और अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ा सा भी काम करने में अपनी उम्र के हिसाब से जितना सांस फूलना चाहिए उससे ज्यादा सांस फूल रहा है, तो उन्हें डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। उसके अलावा और जो दूसरे सिम्टम्स होते हैं उनमें से एक है कि धड़कन का तेज और अनियमित हो जाना या पैरों में सूजन आना। ये और दो कॉमन लक्षण है हार्ट वाल्व की प्रॉब्लम के। और लास्टली, कभी कभी पेशेंट्स के हार्ट वाल्व में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से धड़कन अनियमित हो जाती है और हार्ट में खून का थक्का बनता है। वो हार्ट से निकल के ब्रेन में या किसी और अंग में चला जाता है, उसको डैमेज करता है, तो उसके बाद पता लगता है कि उनको वाल्व की प्रॉब्लम थी। तो ये कॉमन सिनेरियोज हैं जिससे वाल्व की प्रॉब्लम का पता लगता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है सांस फूलना। सो डॉक्टर अरविंद, आपके यहाँ प्रैक्टिस में जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, सीधे, क्योंकि हम लोग तो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास तो तब पेशेंट आता है जबकि थोड़ा उसको पता लग जाता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, चलो हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं। लेकिन आपके पास एज अ फिजिशियन पेशेंट जब पहली बार आता है तो क्या मेन सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको सस्पेशन होता है कि इसका हार्ट डिजीज हो सकता है? जी। वी कांट हियर डॉक्टर अरविंद जैन। देखिए, जो आपको सुनने। डॉक्टर बंसल ने बताया, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स, एवरीबॉडी असेस दैट वे। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जो देखते हैं, हम लोग के पास कभी कभी पेशेंट जो होता है अर्ली स्टेज में नहीं आता, बट एम्बोलाइज हो गया, सीवियर करके आया, देन वी फाउंड कि ये तो वॉल्व इसका पहले से पड़ा हुआ था, इको हुआ तो मालूम पड़ा कि देयर इज वेरी सीवियर वॉल्वुलर डिसीज ऑलरेडी। या एरिथमियास करके हम लोग के पास बहुत आते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट एंड दीज सिम्टम्स आर देयर। कार्डियोमायोपैथी का इंसिडेंस भी देखते हैं हम लोग का काफी बढ़ा है। और दूसरा हम लोग देखते हैं जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, दोज हु आर वेरी मच बेड रिडन, उन पेशेंट्स में भी हम लोग देखते हैं कि वो साइलेंटली पड़ा हुआ था, लेकिन वो मैनिफेस्ट हुआ एज एम्बोलाइज, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की तरह मैनिफेस्ट हुआ। या बहुत से ऑर्थोपेडिक लाइक फ्रैक्चर हुआ या कुछ हुआ, उन पेशेंट्स में बेड लंबा उसका बेड पे लेटा रहा, तो उसमें हुआ। ये प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में। तो बेसिक तो जो डॉक्टर बंसल ने बताया दैट इज देयर, बट वी यूज्ड टू सी
I am as a critical care specialist also, though I used to see these patients. और बाद में फिर when we take the history, हाँ साहब मेरे को valvular problem था, वो ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई. But suddenly they landed in a very emergency situation. So these are the things which we used to face in our day-to-day practice. सो देखिए, ये बड़ी अच्छी आपने एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि जो सिम्टम्स हैं वो जो एक नॉर्मल सिम्टम्स जो डॉक्टर मनीष ने बताया कि भाई ये हो तो आप जाइए, लेकिन बहुत से बार करीब 50% टाइम्स ये बीमारी तब पता लगती है जब कोई और सिम्टम्स पैदा होते हैं, जैसे कि उस हार्ट वाल्व डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि धड़कन हो जाना, अकस्मात एकदम से सूजन आ जाना, या कोई और प्रॉब्लम हो जाना, या किसी और बीमारी के लिए एडमिट हुए तब मालूम पड़ा कि हार्ट की प्रॉब्लम है. या बहुत बार ये देखा गया कि प्रेगनेंसी के दौरान जो यंग गर्ल्स हैं, क्योंकि यंग गर्ल्स को भी ये हार्ट की वाल्व की प्रॉब्लम होती है, तो प्रेगनेंसी में जब गई तो उनका देखा कि पैरों में सूजन आ रही है या सांस फूल रही है, या किसी डॉक्टर जब पहली बार देखता है उसको तो उसने स्टेथोस्कोप रखा तो कहता है इसमें तो कुछ आवाज आ रही, मरमर आ रही, तो पता चल जाता है हार्ट वाल्व डिजीजेस का. और या जैसा कि आपने और भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि सर्जरी के लिए पेशेंट जा रहा था तब मालूम पड़ा, क्योंकि उसका जब चेकअप हुआ तब मालूम पड़ा, क्योंकि सिम्टम्स कोई नहीं. तो यानी कि बहुत सी बार शुरुआत में सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए हर इंसान को रेगुलर चेकअप, एक जनरल चेकअप कराना चाहिए, और एक डॉक्टर को भी ये देखना चाहिए कि स्टेथोस्कोप लगा करके कम से कम देखें कि हार्ट के अंदर कोई मरमर या कोई इस तरह का पैदा होने की संभावना तो नहीं है. तो इस तरीके से बीमारी का पता या तो बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो तब लगता है, या किसी और बीमारी के लिए चेकअप हो रहा है तब लगता है, या इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हो तब लग जाता है. तो इसलिए 3-4 तरीके से पता लग सकता है. और बहुत से बार लोग ये मानने को नहीं तैयार होते कि भाई नहीं नहीं हमें तो हार्ट प्रॉब्लम थी नहीं, ये कैसे निकल आई, लेकिन ऐसा होता है. सो इसलिए हमें इस चीज को unmute. आती है, अगर किसी को हार्ट वाल्व डिजीज पता लग गई, उसका सीधे हम लोग सर्जरी हर एक में करते हैं, या कि दवाइयां की स्टेज कहां तक होती है और उसके बाद कब ऑपरेशन, या आजकल तो नई विधि आ गई है विदाउट ऑपरेशन वाली, जो कि हम लोग यहाँ मेदांता में काफी करते हैं, जिसको टैवी कहते हैं या माइट्रोक्लिप कहते हैं. उन सबकी डिस्कशन या सोच कब आने लग जाती है? उन पेशेंट्स में ये सोचते हैं कि हाँ भाई अब समय आ गया ऑपरेशन का. सर, आपने मुझसे पूछा एक क्वेश्चन. यस मनीष जी सर, हार्ट वेल्व डिजीजेस के लिए जैसा कि आपने बोला बहुत तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें वेल्व को बलून से खोला जा सकता है, स्पेशली माइट्रल स्टेनोसिस जो हमारे देश में बहुत कॉमन है, रोमेटिक हार्ट डिजीज से होती है. फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आती है वेल्व सर्जरी की, जो अभी तक ट्रीटमेंट ऑप्शन रहा है. ये दो मेन ट्रीटमेंट थे, और अब पिछले कुछ सालों में बिना ऑपरेशन के वेल्व इम्प्लांट कर देना या माइट्रा क्लिप, उस तरह के ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हो गए हैं. पर हर इस ट्रीटमेंट के साथ कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ डिफिकल्ट चीजें होती हैं. जैसे अगर बलूनिंग करते हैं तो उसके बाद फिर वेल्व धीरे धीरे करके दोबारा भी सिकुड़ता है, फिर आगे ऑपरेशन करना पड़ता है. और इसी तरह से अगर वेल्व को रिप्लेस करते हैं तो नया वेल्व लगाते हैं, उसके साथ भी थोड़े चैलेंजेस होते हैं. इसलिए हमें हर वेल्व डिजीज के पेशेंट में हर बार ये देखना होता है कि सर्जरी या जो भी प्रोसीजर करना है वो ठीक टाइम पे हो, ना बहुत जल्दी हो, ना ही ज्यादा लेट हो. तो इसलिए हर पेशेंट को जिसको भी वेल्व डिजीज आइडेंटिफाई हुई है उन्हें रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए.
इनिशियली मेडिकल मैनेजमेंट होता है, मेडिसिन से हम काफी टाइम निकाल पाते हैं। और जब ये लगने लगता है कि वो वेल की वजह से हार्ट पे एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, हार्ट वीक होने लगा है या हार्ट में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं, जब लग रहा है कि अब हार्ट इस लोड को नहीं ले पाएगा, तब हम उस समय ये ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफर करते हैं। जिन पेशेंट्स में थोड़ा सा भी लगता है कि सर्जरी का रिस्क ज्यादा है, उनमें आजकल परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट ऑप्शन जो टैवी जो आपने बोला, वो एक अच्छा ऑप्शन उभर के आया है। और आजकल तो बल्कि 65-70 ईयर्स की एज के बाद जिनको भी एओर्टिक वाल्व में सिकुड़न होती है, उनमें जनरली विदेशों में भी अब टैवी ही फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट बन गया है सर्जरी के बजाय। पर उससे कम एज में ज्यादातर पेशेंट्स में हम सर्जरी पहले प्रेफर करते हैं, और अगर सर्जिकल रिस्क हाई हो तो उस समय हम टैवी ऑप्शन सोचते हैं। इसके अलावा आपने एक और प्रोसीजर के बारे में बोला, उस जिसका नाम है माइट्रा क्लिप। ये उन पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है जिनमें हार्ट बहुत वीक हो गया है और हार्ट के एक वेल्व में लीकेज आ गई है। इन पेशेंट्स में एक्चुअली सर्जरी भी अच्छा ऑप्शन नहीं नहीं है, क्योंकि सर्जरी में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो इन पेशेंट्स में अब माइट्रा क्लिप के थ्रू उस वेल्व की लीकेज को ट्रीट किया जा सकता है, और उसके अगर सही तरीके से पेशेंट को सेलेक्ट किया जाए तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, स्टडीज ने भी शो किया है और रियल लाइफ में हम पेशेंट्स में भी देखते हैं। तो यानी कि सही समय पे इलाज होना सबसे इम्पोर्टेंट है, जी जिसमें कि राइट टाइम एंड द राइट पेशेंट। लेकिन वो प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार पेशेंट लेट आता है, या कई बार वो जब हम एडवाइस देते हैं तो उसको फॉलो नहीं करता। तो जब हम एडवाइस देते हैं, कई बार पेशेंट ये वापस अपने फिजिशियन के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कौशिक, आपने ज्वाइन कर लिया है, अब आप डिस्कशन के लिए रेडी हैं। तो एक सवाल आप ये बताइए कि जैसे हम लोग कई बार पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि भाई आप ऑपरेशन करा लीजिए, तो क्या प्रायः क्या सवाल होते हैं लोगों के मन में कि वो ऑपरेशन से डरते हैं या नहीं कराना चाहते? तो वो क्या, कैसे आप उसको डील करते हैं इस प्रॉब्लम को, और फिर क्या गुड आप इवनिंग कहते हैं कि भाई आप जाइए, नहीं जरूरी है या गुड इवनिंग डॉक्टर परवीन चंद्रा सर एंड वनीश सर एंड डॉक्टर अरविंद जैन। पूर्वांचल का पॉपुलर हॉस्पिटल पूर्वांचल का एक अग्रणी अस्पताल है जहां पर कार्डिक प्रोसीजर्स इंटरवेंशनल तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वाल्व रिप्लेसमेंट्स के लिए हमेशा हम लोग अपने एसोसिएट हॉस्पिटल मेदांता में ही भेजते हैं। और हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर हरि किशन श्रीवास्तव कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ही इज रेगुलरली लुकिंग आफ्टर अदर इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स एक्सेप्ट वाल्व रिप्लेसमेंट एंड अदर इन्वेसिव प्रोसीजर्स। तो इसमें जब भी इस तरह के पेशेंट हम लोग डायग्नोज करते हैं और इसको जब भेजते हैं, तो अक्सर क्वेरी रहती है कि इसका क्या कॉस्ट आएगा। कॉस्ट के लेकर सर आजकल तो 80% प्रोसीजर्स कैशलेस हो गए हैं, बट 20% 30% में हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा इस फोरम पर मैं चाहूंगा प्रवीण चंद्रा सर से कि थोड़ा सा प्राइसेस के बारे में थोड़ा बताएं, और लेटेस्ट प्रोसीजर आपने बताया टैवी है, चाहे ऑर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए बताया आपने। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आए जिनको हम अच्छी तरह प्राइसिंग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए, और बाकी तो आप नॉलेज बता ही रहे हैं कि कैसे कैसे किन किन कंडीशन से भेजना चाहिए, फॉलोअप कैसे होना चाहिए। और बहुत सारे पेशेंट में जानता है कि हमारे यहाँ फॉलोअप में यहाँ पर आपके द्वारा बताया भी जाता है, फॉलोअप हम लोग करते भी हैं। तो मेरा ये प्रश्न होगा थोड़ा प्राइसिंग को लेकर के, और हम लोग इसके बारे में अगर जानकारी रहती है तो इजीली वी कैन एक्सप्लेन एंड सेंड देम। तो बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें बताई। एक तो प्राइसिंग इज वन ऑफ द थिंग्स कि बहुत सारे पेशेंट्स ये जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है उससे भी मतलब पीछे हट जाते हैं या नहीं करा पाते, तो उसका कैसे क्या सोल्यूशन है। सो बेसिकली देखिए, जहां तक हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी का सवाल है, उसकी प्राय जो कॉस्ट आती है वो 4-5 लाख के आसपास आती है। अराउंड आप एवरेज मान के चलिए करीब 5 लाख के टोटल कॉस्ट आती है, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द वाल्व, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब। लेकिन जो टैवी वाली ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो करीब करीब 16 लाख के आसपास आती है टोटल। वो महंगा ट्रीटमेंट है, लेकिन वो उन पेशेंट्स में जिसके अंदर की ऑपरेशन नहीं हो सकता, या पेशेंट ऑपरेशन नहीं करा सकता, या बहुत वीक है जिसके की रिस्क ऑफ सर्जरी बहुत ज्यादा है, तब उसमें हम लोग टैवी को एडवाइस करते हैं। स्पेशली ओल्ड पेशेंट्स, जैसे 60, 65, 70 की उम्र के बाद, या जो बहुत जिनका लंग्स वीक है, एनेस्थीसिया नहीं लग सकता। क्योंकि टैवी में जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि इसमें कोई स्टिच नहीं लगता, ना कोई कट लगता है, ना कोई एनेस्थीसिया देते हैं, और जनरली ये काफी प्रेडिक्टेबल और काफी सेफ ट्रीटमेंट होता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यही है कि ये कॉस्ट ज्यादा
सर अभी डॉक्टर पंकज वाजपेयी इज कमिंग रेगुलरली इन माय हॉस्पिटल ऑन मंथली बेसिस। एक बार एडवाइस किया जाए कि हाँ भाई आप अपना ट्रीटमेंट जैसे सर्जरी या टाबी कराइए तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा कि पेशेंट वेट करते रहे और मतलब उसके बाद वो समय ही नहीं आया जबकि वो कोई अपना ट्रीटमेंट करा सके, या हार्ट इतना वीक हो गया कि उसको कराने की नौबत नहीं है। तो इसलिए समय का बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर स्थान है वाल्व ट्रीटमेंट में, कि राइट टाइम एंड राइट ट्रीटमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ऑफ कोर्स उसके अंदर उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट के बाद जब हो जाता है सर्जरी या टाबी ट्रीटमेंट या माइट्रा क्लिप, तो हम लोग उसको दवाइयाँ रखते हैं। अब दवाइयों के अंदर वो मैं ही बता देता हूँ कि दवाइयाँ जो दी जाती हैं प्रायः वो बहुत सिंपल दवाइयाँ रहती हैं। अगर सर्जरी हुई है, मैकेनिकल वाल्व जैसे कि लगा है जो स्टील का होता है, तब तो उसमें एसीट्रोम या वारफरिन की खून पतला करने की गोली देनी पड़ती है लाइफ लॉन्ग। लेकिन जिन लोगों के अंदर हमें लगता है कि हम ये नहीं दे सकते, उसके अंदर हम टिश्यू वाल्व लगाते हैं। और ये टिश्यू वाल्व या तो टाबी वाले होते हैं या सर्जरी वाले, इसमें सिर्फ एस्पिरिन की गोली देनी पड़ती है। इसके मतलब उसको बार बार टेस्ट नहीं करना, कोई परेशानी जनरली नहीं होती। इट्स अ मच सिंपलर सोल्यूशन। बट अब ये सवाल आता है, बहुत से बार लोग ये पूछते हैं कि कौन सा वाल्व लगवाया जाए, स्टील वाला लगवाएं या कि टिश्यू वाला लगवाएं। तो जैसा कि हमने बताया कि स्टील वाले में दिक्कत बस यही है कि उसको रोज एक गोली शाम को खानी है लाइफ लॉन्ग, और टेस्ट करते रहना है कि भाई वो खून पतला बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हर महीने टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन टिश्यू वाल्व में ये सब झंझट नहीं है, लेकिन टिश्यू वाल्व की लाइफ करीबन 12 से 15 साल होती है। तो उसके बाद अगर वो खराब होता है, किसी ने सवाल भी पूछा है चैट पे अभी अभी हमने देखा कि क्या अगर वाल्व जो है जब वो किसी का पुराना लगा हुआ है और वो खराब हो जाए या उसकी रिप्लेस की जरूरत है, तो क्या हम उसको उससे रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं विदाउट सर्जरी? तो डेफिनेटली आजकल टाबी जो ट्रीटमेंट है उसमें प्रीवियस वाल्व अगर खराब हो गया सर्जरी वाला, तो उसको हम लोग विदाउट ऑपरेशन भी रिप्लेस कर सकते हैं। और चेकअप के जहां तक सवाल है, पेशेंट को चेकअप हर साल हम लोग बुलाते हैं जनरली आफ्टर द सर्जिकल ऑपरेशन। शुरू में तो पहले 3 महीने के बाद, फिर हर साल चेकअप होता है उसका। एंड जनरली दैट इज इनफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अब ये बात आ जाती है कि जो इसमें जो सवाल आपके और सामने आ रहे हैं कि व्हाट इज द चांस ऑफ सर्वाइविंग एंड डूइंग वेल आफ्टर वाल्व सर्जरी। मनीष, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सर अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे, जब वैल्व की प्रॉब्लम होती है तो राइट टाइम पे ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार अगर हार्ट वीक होना शुरू हो जाए या हार्ट पे जब उसके फीचर मैनिफेस्टेशन आने लग जाए कि अब हार्ट पे लोड बहुत हो रहा है, तब अगर हम डिले करें तो फिर हार्ट बहुत तेजी से वीक होता है, सर्जरी का रिस्क बढ़ता है, बेनिफिट्स कम होते हैं। तो अगर राइट टाइम पे ट्रीट करें तो आज की डेट में ज्यादातर वेल सर्जरी की का रिस्क 5% से कम है, और सेफली मोस्ट ऑफ दी सर्जरीज हो सकती हैं। और उसके बाद लॉन्ग टर्म भी पेशेंट्स बहुत सालों तक बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी लाइफ निकाल सकते हैं। जनरली 1% पर ईयर कॉम्प्लिकेशन रेट होता है जिनके अंदर वैल्व का प्रॉब्लम हुआ है। 99% पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होता है। तो 1% पर ईयर का रिस्क है। अदरवाइज वैल्व के ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग और उसके बाद बहुत अच्छा सर्वाइवल बहुत सालों से हम सबने देखा है, और कोई मेजर इश्यूज नहीं आते हैं प्रोवाइडेड टाइम पे ट्रीटमेंट हो। अगर लेट ट्रीटमेंट हो गया तो फिर ये बेनिफिट नहीं होते, रिस्क बढ़ जाता है। सर आई हैव ए क्वेश्चन Yes. पीडियाट्रिक एज ग्रुप वाल्व सर्जरी को लेकर के इवन मेनी ऑफ द ऑडियंस मस्ट बी हैविंग दिस क्वेरी कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप को कब कैसे टैकल करना चाहिए, बिकॉज फ्रॉम वाराणसी every month 4-5 pediatric valve cases are going to Medanta from Varanasi, from my hospital also, and Dr. Pankaj is visiting on regular basis. इसमें थोड़ा सा उसको भी कॉस्ट को लेकर थोड़ा बताएं, और उसको भी क्या क्या प्रिकॉशंस ऐसे लेने चाहिए, कितना जल्दी जाना चाहिए अर्ली ट्रीटमेंट के लिए, इसके बारे में। डॉक्टर कौशिक, पीडियाट्रिक जो पेशेंट्स रहते हैं उसके अंदर जनरली हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वाल्व को रिप्लेस ना किया जाए, उसको रिपेयर कर दें। क्योंकि अप टू द एज ऑफ करीब 12 to 15 ईयर्स बच्चा ग्रो कर रहा होता है, तो जो वाल्व हम लोग लगाएंगे वो तो ग्रो नहीं करेगा। तो
जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए वाल्व छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो छोटे साइज का लगाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम लोग पहली प्राथमिकता होती है वाल्व को रिपेयर किया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर रिप्लेस भी करना है, वाल्व को निकाल करके उसको वहां पे रिपेयर कर देते हैं, दूसरा वाल्व नहीं लगाते, वो बाद में लगाया जाता है, स्पेशली टॉप सर्जरी वगैरह के अंदर। एंड देन द थर्ड इज एओर्टिक वाल्व, जो डिजीज होता है उसकी बैलूनिंग कर देते हैं, या पल्मोनरी वाल्व होता है उसकी बैलूनिंग कर देते हैं, जिससे कि वाल्व की रिपेयर हो जाती है। और जनरली करीब करीब 75% बच्चों के अंदर दोबारा से भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो यानी कि वो किसी ऑपरेशन से भी बच जाते हैं और उनका ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे में हम लोग, और दवाइयां भी बहुत मिनिमल खानी पड़ती हैं, तो बलूनिंग एक काफी अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। दूसरा फॉर ऑल आई थिंक डॉक्टर चंद्रा का कनेक्शन लूज हो गया है। या दैट इज इट। हाँ, तो तब तक हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हम हैं। लोग पीडियाट्रिक एज ग्रुप की बात कर रहे थे सर कि हाँ, वो तो डॉक्टर चंद्रा उसको आंसर कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी वो आंसर करेंगे। हम तब तक कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पे। मेरा क्वेश्चन सर ये है, सर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। जी, जिनका वॉल रिप्लेसमेंट हो चुका है ना, टैबी हुआ है, जो कुछ भी है, एंटीकोगुलेंट्स दे आर हैविंग, तो समटाइम्स वी फाउंड कि उसको सडनली कोई और इमरजेंसी हुआ है, लाइक न्यूरो सर्जरी, TUR होना है, या कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी होना है, तो हाउ कैन वी विथड्रॉ दैट एंटीकोगुलेशन एंड व्हाट शुड बी द अल्टरनेटिव ड्रग्स टू स्टार्ट देयर एट दिस जंक्शन? देखिए, ये एक्चुअली बहुत कॉमन सिचुएशन है कि पेशेंट्स को मेटालिक वेल लगा हुआ है जिसके अंदर ब्लड थिनर हमको यूज करना पड़ रहा है, एसिट्रोम या वारफेरिन, और अब उनको कोई मेजर सर्जरी करनी है जिसके लिए मेडिसिन को बंद करना है। तो जनरली उसमें रिकमेंडेशन ये है कि हम 3-4 दिन, कम से कम 3-4 दिन पहले एसिट्रोम या वारफेरिन को बंद करें और INR चेक करें। जब INR की वैल्यू 1.8 या 1.5 से कम आ जाती है तब ऑपरेशन किया जा सकता है। तब तक के लिए हम इंजेक्शन देते हैं जो वारफेरिन का काम करता है, पर उसका एक्शन बहुत कम देर के लिए होता है। तो जब भी हम बंद करेंगे उसके 12 घंटे के बाद सर्जरी की जा सकती है। फिर सर्जरी होने के बाद फिर से हम वही इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं, और एक बार जब ब्लीडिंग रुक जाती है, सर्जन को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है, तो हम वो एसिट्रोम या वारफेरिन दोबारा से शुरू करते हैं और उसकी डोज को धीरे धीरे करके एडजस्ट करते हैं। जब तक उसकी डोज एडजस्ट नहीं होती तब तक हमें वो इंजेक्शन कंटिन्यू करना पड़ता है। एक बार जब उस मेडिसिन की डोज एडजस्ट हो जाती है फिर हम इंजेक्शन को बंद करते हैं और फिर वापस से वो टैबलेट शुरू हो जाती है जैसे पहले चल रही थी। जी सर, डॉक्टर चंद्रा ने ज्वाइन कर लिया वापस से। नहीं, हमारा वो कुछ कनेक्शन का इश्यूज था इसलिए हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो मेन जो एक क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे थे, पता नहीं कितना सुन पाए लोग, कि जो बच्चों के हार्ट वाल्व डिजीज के बारे में, तो वो हम थोड़ा फिर से रिपीट कर देते हैं क्विकली इन शॉर्ट, कि बच्चों में हम लोग कोशिश करते हैं कि हार्ट का वाल्व की सर्जरी में रिप्लेसमेंट ना किया जाए, बल्कि उसको सिर्फ रिपेयर कर दिया जाए या बैलूनिंग कर दी जाए। तो प्राय यही रहती है हम लोगों की इंटेंशन, ताकि बच्चा ग्रो कर जाए और उसका वाल्व भी ग्रो कर जाए। तो वाल्व को जितना नेचुरल रख सकते हैं, आजकल ये टेंडेंसी है हम लोगों की कि इसको रिप्लेस ना करना पड़े, तो उसमें बैलूनिंग मुख्य ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और बाकी जो है वो दवाइयां दे देते हैं जिससे कि सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, और ये ट्रीटमेंट सस्ता भी है और इजी भी रहता है। माइट्रल बलून वेल्वोप्लास्टी एक ट्रीटमेंट है जो कि काफी इफेक्टिव है, और उसको 2-3 बार भी किया जा सकता है। या पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है उसका भी पल्मोनरी डायलिटेशन कर देते हैं। तो ये तो बच्चों में ट्रीटमेंट की बात है। और यंग गर्ल्स के अंदर भी, जैसे कि कई बार पता लगता है कि प्रेगनेंसी है और साथ में बैलून वाल्व जो है वो नैरो हो गया है, तो ऐसे बच्चों के अंदर, ऐसी लड़कियों के अंदर भी बैलूनिंग करने से वो प्रेगनेंसी को भी कंटिन्यू कर सकती हैं और वाल्व का ट्रीटमेंट भी साथ साथ हो गया। सो इट इज बीन फाउंड टू बी सेफ ऑप्शन। उसमें घबराना नहीं चाहिए, उसको जरूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है, बच्चे की लाइफ को भी खतरा हो सकता है, और
जो उसकी मदर है उसको भी खतरा हो सकता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एट यंगर एज पेशेंट्स को सही तरीके से डील किया जाए और उसका ताकि आगे की लाइफ उसकी अच्छी बनी रहे, वरना फिर हार्ट वीक हो जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और डॉक्टर कौशिक, हाँ डॉक्टर कौशिक क्या सवाल था आपका? सर ये मेरा ये सवाल था, प्रेगनेंसी में जो आपने बताया वेल्वुलर हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है सर। हम लोग अक्सर इनकाउंटर करते हैं और उस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आपने क्लियर कर दिया सर कि प्रेगनेंसी में वी मस्ट गो फॉर इधर बैलूनिंग और जो भी उसका कंजर्वेटिव प्रोसीजर है उसके द्वारा। और नहीं, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, ऐसी लड़कियां हैं जिनका की ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद उनकी शादी हुई और उसके बाद बच्चे भी हुए, तो वो सारा सब कुछ नॉर्मल लाइफ संभव है, लेकिन वो बहुत प्रॉपरली अगर मॉनिटर्ड रहे तो सब कुछ सेफली हो जाता है। तो इसलिए इसको डरना नहीं चाहिए और इसको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ, जैसा कि मनीष ने बताया कि हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, जो ट्रीटिंग गायनेकोलॉजिस्ट रहता है, ऑब्स्टेट्रिशियन रहता है, ताकि कौन सी दवाइयां बंद करनी है, क्योंकि जो खून पतला करने वाली दवाइयां हैं बस उसी के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट मदर्स में जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, तो फिर वो इंजेक्शंस वगैरह देने पड़ते हैं जो कि सेफ हैं, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ जाती है उस स्टेज पे। फिर दूसरी बात ये आती है कि जब वाल्व सर्जरी हो जाती है तब बहुत से लोगों को जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को खांसी आ रही है, फिर या किसी को कोई छोटा मोटा ऑपरेशन कराना है, तब वो बड़ा परेशान होते हैं और जो लोकल लेवल पे वो घबराते हैं डॉक्टर के पास जाने में। ऐसा नहीं होना चाहिए। दे कैन इजिली गो टू द लोकल डॉक्टर फॉर दीज ट्रीटमेंट्स एंड मान लो फीवर हो गया तो फीवर का ट्रीटमेंट भी वो ले सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो वापस जो ट्रीटिंग सर्जिकल डॉक्टर या हम लोगों के पास आने की जरूरत है। डॉक्टर जैन, इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ऐसे रहते हैं फिर वो बड़े परेशान हो रहे होते हैं, ऐसे में उनके लिए कुछ एडवाइस दीजिए। हाँ, एक तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोग जो इंजेक्शन यूज कर रहे हैं एसिट्रोम एंड वारफरिन की जगह, व्हाट इज दैट इंजेक्शन? वही लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इंजेक्शन, या हेपारिन या प्लेन इंजेक्शन, दैट इज अ सेफ चॉइस, या सेफ चॉइस, दैट इज देयर। यस, या अब और बेसिकली प्रॉब्लम ओल्ड एज वालों के लिए भी होता है। हाँ, वही सेम चीज ओल्ड एज के लिए भी है कि आप उसको अगर कोई ट्रीटमेंट है या कोई छोटा मोटा सर्जरी है तो आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे रख लीजिए और उसको स्विच ओवर कर सकते हैं आफ्टर द सर्जरी, कि वापस अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसमें हेपेरिन की जगह हम लोग तो फ्रिक्वेंटली क्लेक्सान यूज कर रहे हैं। हाँ, वही लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, क्लेक्सेन तो उसका एक ट्रेड नेम है, लेकिन कोई भी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, चाहे वो क्लेक्सेन हो चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, उसको आप यूज कर सकते हैं। Fondaparin can be used, we can use Fondaparin also. Fondaparin नहीं है recommended इसके लिए। Okay, right. अच्छा, मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल, किसी ने सवाल पूछा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उससे मेरे को मेडिसिन मुझे लेना पड़ेगा कि नहीं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का पहली चीज तो वाल्व डिजीज से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, तो इसलिए जिन लोगों को वाल्व डिजीजेस हैं उनको खाने के अंदर वो परहेज करने की इतनी जरूरत नहीं है, वो भी सब बंद कर देते हैं, तेल घी ये वो सब कुछ जो जनरली हार्ट डिजीज में होता है, उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ना ही कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों को खाने की जरूरत है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज्यादा हैं, एलडीएल लेवल 100, 150, 200 के ऊपर जा रहा है, तभी हमें दवा देते हैं, वरना उसके लिए डाइट से ही काम चल जाता है, एक्सरसाइज से काम चल जाता है। और प्रायः वाल्व डिजीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है ज्यादा किसी का, इसलिए उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं। सिर्फ अगर वार्फ की गोली चल रही है जो खून पतला करने वाली, तब आपको हरी सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, ये सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो उसके लेवल को, जो खून पतला करने के लेवल को चेंज कर देती हैं, बिल्कुल इरेगुलर कर देती हैं। और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि खून पतला रहना चाहिए, जिसको मैकेनिकल वाल्व लगा हुआ है, ओनली उसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनलेस अनटिल हार्ट बीटिंग इरेगुलर है, तब हम लोग अगर दे रहे हैं तो बात अलग है। अदरवाइज अगर आपको वार्फ या ये चल रहा है एसिट्रोम, तभी इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है।
और मनीष कोई इम्पोर्टेंट डॉक्टर बात आप चंद्र, करना चाहते हैं? I जी want to सर, ask, एक एक दो क्वेश्चन इन्होंने पूछे जो रिलेटेड से हैं। एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा है कि वेल्व का ऑपरेशन हो गया, अभी भी एएफ क्यों होता है और पल्स रेट इरेगुलर क्यों होती है। और दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा है कि ओपन हार्ट सर्जरी के बाद क्या मेडिसिन लेना जरूरी है। मैं दोनों ही क्वेश्चन को आंसर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि हार्ट की कोई भी सर्जरी हो, चाहे वेल्व की हो, चाहे बाईपास सर्जरी हो, चाहे एंजियोप्लास्टी हो, जो सर्जरी नहीं है पर प्रोसीजर है, मेडिसिन लेना लाइफ लॉन्ग जरूरी होता है। क्या मेडिसिन लेना होता है ये वेरी करता है, पर कुछ ट्रीटमेंट तो लाइफ लॉन्ग चलता है, इसलिए मेडिसिन बंद नहीं करना चाहिए कभी भी। उससे प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम होने का बहुत हाई रिस्क होता है। तो मेडिसिन तो लाइफ लॉन्ग चलेंगी। सेकंड, जो एएफ वाला क्वेश्चन है जो हम अभी बात कर रहे हैं, जब हार्ट के वेल में प्रॉब्लम आती है तो उससे हार्ट पे लोड पड़ता है, उससे हार्ट के चेम्बर्स स्ट्रेच हो जाते हैं, उनकी वजह से एएफ होता है। तो बहुत बार जब ऑपरेशन होता है उस समय तक वो चेम्बर इतने स्ट्रेच हो जाते हैं कि वेल्व का ऑपरेशन करने के बाद भी वो चीज ठीक नहीं हो पाती, इसलिए एएफ होने का रिस्क बना रहता है, स्पेशली माइट्रल वेल्व की प्रॉब्लम में, जो हमारे देश में बहुत कॉमन है। तो एएफ होने का रिस्क होता है, उसको लेके डरने की जरूरत नहीं है। आप उसको ऐसे मान के चलिए कि आपके डिजीज का नॉर्मल पार्ट है, उसको मेडिसिन से कंट्रोल करके रखा जाए और प्रॉपर ब्लड थिनर लिया जाए, ताकि उसमें क्लॉट बन के शरीर के किसी दूसरे हिस्से में नुकसान होने का रिस्क कम से कम रहे। इस चीज का ध्यान रखें। एएफ को लेके डरने की जरूरत नहीं है, वो होना कई बार बहुत नॉर्मल सी बात है उन डिजीजेज में। राइट। सो एक और सवाल है, इन्होंने कहा है कि इनका बेंटाल सर्जरी हुआ था जिसमें कि हार्ट के एक वाल्व को चेंज किया गया। अब वो कहते हैं कि भाई फ्यूचर में अगर ये वाल्व जब खराब होने लगेगा तो क्या हमें दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी या कुछ और भी हो सकता है? तो पहली चीज तो ये कि जनरली 12 से 15 साल तक तो ये टिश्यू वाल्व अच्छे काम करते ही करते हैं, इसलिए आपको 12-15 साल तक तो ज्यादा चिंता नहीं करनी है। लेकिन ये भी है कि ये नहीं, बहुत से लोग आते हैं कि जी मेरे 12 साल हो गए, आपने कहा था 12 साल के बाद ये खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो हर साल हम लोग चेकअप करते रहते हैं। प्रायः 12 से 15, किसी का 17 साल भी चल सकता है। तो जिस साल में लगेगा कि हाँ भाई जिस चेकअप में कि खराब हो रहा है, तब उसको विदाउट सर्जरी आजकल चेंज करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वाल्व एंड वाल्व, टावी वाल्व एंड वाल्व ट्रीटमेंट, जो कि विदाउट सर्जरी होता है और बहुत इजीली सिंपली हो जाता है, और इसके रिस्क भी बहुत कम होते हैं कंपेयर टू अ सेकेंड सर्जरी। बिकॉज सेकेंड सर्जरी थोड़ा ज़्यादा रिस्की तो डेफिनेटली होती है, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बट वो तभी करते हैं जब बहुत आवश्यक हो कि हाँ भाई टावी हो ही नहीं सकता इनका, तब करते हैं। ठीक है। एंड एक क्वेश्चन है कि सर दे आर सेइंग दैट वन ऑफ माय हार्ट वाल्व इज डिफेक्टिव एंड द अदर इज स्लाइटली डैमेज्ड। तो ये एक बड़ा जनरल सा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इको टेस्ट की रिपोर्ट को देखना और उसको समझना। और इको टेस्ट ही सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है हार्ट वेल्व डिजीज को जानने का और उसको पहचानने का। तो इको टेस्ट अगर अच्छी तरीके से हुआ है, वो बताता है, उसमें दो ही चीजें हो सकती हैं वेल्व में, या तो वो सिकुड़ गया है या वो लीक कर रहा है। तो अगर सिकुड़ गया है तो पता चल जाता है, लीक कर गया तो पता चल जाता है। और उसकी सिवियरिटी चेक करते हैं हम लोग कि कितना खराब हुआ है। अगर वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ दिन वेट कर सकता है। लेकिन अगर बहुत खराब हो गया और पेशेंट की सांस भी फूल रही है तो जल्दी ऑपरेशन करना पड़ता है। और अगर ज्यादा खराब नहीं हुआ है तो हर साल उसका इको टेस्ट कर करके हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि हाँ भाई जब जिस स्टेज पे खराब ज्यादा होगा तब ऑपरेशन करेंगे। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी तरफ से। आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यू फिर से आ गया है। एक व्यूअर है जो पूछ रहे हैं कि मैकेनिकल वेल्व इज बेटर और टिश्यू वेल्व। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपना नुकसान है। मैकेनिकल वेल्व का मेन फायदा ये है कि वो लाइफ लॉन्ग चलता है, पर उसमें हमें ब्लड थिनर यूज करना पड़ता है, जिसकी डोज को टाइमली मॉनिटर करना जरूरी होता है। अगर उसकी डोज कम रह जाए तो उस वेल्व के ऊपर खून का थक्का बन के वेल्व के ब्लॉक होने का रिस्क होता है, जो काफी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर उस मेडिसिन की डोज ज्यादा हो जाए तो ब्लीडिंग का रिस्क होता है। तो दोनों ही तरफ रिस्क है, पर अगर हम इस रिस्क को मैनेज कर लें तो मैकेनिकल वेल्व बहुत लंबे समय तक चलते हैं। दूसरी तरफ जो टिश्यू वेल्व है उनकी लाइफ कम होती है।
जैसा कि अभी बात कर रहे थे 12 से 15 साल एवरेज लाइफ होती है, पर उसमें हमें वो ब्लड थिनर नहीं लेना पड़ता, तो ब्लड थिनर वाली प्रॉब्लम बंद हो जाती है। हमें सिर्फ एस्पिरिन लेनी पड़ती है, जिसके लिए कोई टेस्ट भी नहीं करना पड़ता बार बार। और अगर कभी एस्पिरिन मिस भी हो जाए तो वेल्व के ऊपर के ब्लॉक होने का रिस्क नहीं होता है। तो सेफ्टी वाइज टिश्यू वेल्व इस सेंस में बहुत अच्छा है। तो इस वजह से किस पेशेंट में कौन सा वेल्व यूज होना है, उसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं। जनरली टिश्यू वेल्व उन लोगों में किया जाता है जिनकी एज अच्छी हो गई है, 60-65 साल, जहां पर हमें लगता है कि बहुत लंबे समय तक चलने वाले वेल्व की शायद उतनी जरूरत नहीं है। और यंगर पेशेंट्स में मैकेनिकल वेल्व यूज करते हैं। लेकिन यंग गर्ल्स जिनकी शादी नहीं हुई है अभी, या शादी हो चुकी है पर प्रेगनेंसी होनी है, उनमें कई बार हम टिश्यू वेल्व भी यूज करते हैं ताकि उसमें ब्लड थिनर वाली प्रॉब्लम ना आए। तो हर पेशेंट में इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है कि किस में कौन सा वेल्व यूज किया जाएगा, और दोनों ही टाइप के वेल्व के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने नुकसान हैं। जी सर। ओके, सो आई थिंक अगेन आई गॉट डिस्कनेक्टेड। अब मैंने दूसरे डिवाइस से फिर से रिस्टोर किया है। आई थिंक दिस टाइम आई शुड बी कनेक्टेड ऑल द टाइम, तो आई एम सो सॉरी। बट सो डॉक्टर अरविंद, ये बताइए जो वेल्व पेशेंट्स रहते हैं उनका जो फॉलोअप में वो आते हैं, और आप जैसे कि उनको आया कि उनको माइल्ड डिजीज थी या मॉडरेट डिजीज थी, तो उनको हर साल जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई आप इको टेस्ट कराते रहिए, और जब प्रॉब्लम आएगी, टाइम आएगा सर्जरी का, तब सर्जरी करने की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। तो ये कई बार लोग इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए कि व्हाट डू यू टेल दीस पेशेंट्स जिनको की है तो प्रॉब्लम लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो हाउ डू यू फॉलो दीस पेशेंट्स? डॉक्टर अरविंद का कनेक्शन हमें लगता है वीक है। एनीवे, सो बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस इज कि ऐसे लोगों को हर साल टेस्ट कराना है, चाहे उनका ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और इको के आधार पे ही हमें डिसीजन लेना होता है कि हम ऑपरेशन करेंगे और सिम्टम्स को भी देखेंगे। अगर लगता है सीवियर दोनों चीजें हो गई तब फिर ऑपरेशन का टाइम आ चुका है। तो सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए सर। वी आर रनिंग MCS सेंटर आल्सो वेयर वी आर हैविंग फ्रीक्वेंट डिलीवरीज। इसमें थर्ड ट्राइमेस्टर में एग्रेवेटेड कंडीशन में वेल्वुलर डिजीज के साथ प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स आते हैं। इसमें सर अप्रोच क्या होना चाहिए हम लोग का? नहीं समझे, नहीं, फिर से बताएं जरा, क्या कह रहे हैं? Third, we are running a maternity in a bulk, so we are getting patients in third trimester with valvular disease और बड़ा क्रिटिकल कंडीशंस में आते हैं। इसमें हम लोग क्या रिकमेंड करना चाहिए सर? Yes. तो इसमें जो पेशेंट्स, हाँ यही तो बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में आए, यानी कि 7वें से 9वें महीने के टाइम पे आए, तब हम ऑपरेशन तो कर नहीं सकते इसका, लेकिन बैलूनिंग संभव है ऐसे केसेस में तब भी। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने और लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 7 से 9 महीने वाला समय होता है, उसमें बैलूनिंग का ट्रीटमेंट संभव है, जिससे कि जो डिलीवरी का टाइम है वो सेफ हो जाए। तो ऐसे में इको टेस्ट जो सबसे सेफ है, इको करने में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा अगर पेट में है तब भी इको आराम से किया जा सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम होती है एक्सरे या एंजियोग्राफी वगैरह में, वो तो करने की जरूरत नहीं है। आप इको करवाइए, अगर इको के अंदर क्रिटिकल आ रहा है वेल्व डिजीज, तब तो उसका ट्रीटमेंट बैलूनिंग से करना है। अगर क्रिटिकल नहीं आ रहा है तो कोई डरने की जरूरत नहीं होती। अगर फंक्शन हार्ट का ठीक है, या वेल्व के अंदर लीकेज ज्यादा नहीं है, या नैरोइंग ज्यादा नहीं है, तो कोई डरने की बात नहीं है। सिर्फ ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम एक इंजेक्शन एंटीबायोटिक का जरूर देना होता है 6 घंटे बिफोर डिलीवरी, और उसके बाद भी हम लोग 1 से 2 दिन तक देते हैं, जिससे कि कोई इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, बिकॉज जिन लोगों का हार्ट का वेल्व वीक है उनको इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है, उससे बचाना है। और यही सेम चीज जिन लोगों को वेल्व डिजीज है, अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए या किसी छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए, दांत निकलवाने के लिए, या कोई और अगर उनको बुखार चल रहा है 2-4 दिन से ज्यादा, तो उनको तुरंत अपना जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और दूसरा, प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक लेना बहुत जरूरी है ऐसे लोग। सर ऐसे कंडीशन में जब थर्ड ट्राइमेस्टर में एग्रेवेटेड कंडीशन में आ रहे हैं पेशेंट, तो मेदांता में डिलीवरी के साथ वेल्वुलर डिजीज दोनों केयर हो जाता है सर? हाँ, अभी
ये हम लोग पहले तो हमारे यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट हमारे यहाँ नहीं चलाते थे, लेकिन अभी पिछले 6 महीने से ज्यादा हो गया है कि यहाँ पे बच्चों की डिलीवरी का पूरा डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हो चुका है, पूरी टीम रहती है। तो यानी कि अब दोनों चीजें यहाँ की जा सकती हैं। अगर किसी को हार्ट की वाल्व की प्रॉब्लम है, किसी फीमेल को जिसके की डिलीवरी प्लान हो रही है या हाई रिस्क डिलीवरी है, तो उसको हम लोग यहाँ पे मैनेज करा देते हैं, जो कि आसानी से की जा जाए। एक किसी ने सवाल पूछा पेंटेड्स की दवा के बारे में, वो इंजेक्शन के बारे में, जो ये इंसुलिन का प्रोफिलैक्सिस। So I think it is a very important thing. So Manish, can you give some thoughts on this thing to people कि generally क्या करना चाहिए इंजेक्शन के बारे में और गोली के बारे में? हाँ, देखिए, जो जिनको रोमैटिक हार्ट डिजीज है, जो हमारे देश में एक बहुत कॉमन बीमारी है, उसमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन हर 21 दिन पे लगाया जाना जरूरी होता है, स्पेशली यंगर एज में, ताकि वेल्व में बार बार डैमेज ना हो और वेल्व की प्रॉब्लम बढ़े ना। जो लोग इंजेक्शन नहीं लगा पा रहे किसी वजह से, या जिनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उनको ये पेंटेड की टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, ये टैबलेट ले सकते हैं, ये भी पेनिसिलिन है। पर कुछ लोगों में पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, तब पेंटेड भी नहीं ले सकते, या कई बार पेंटेड नहीं मिलती है, तो उन पेशेंट्स में एरिथ्रोमाइसिन एक टैबलेट मेडिसिन आती है, वो दवाई ली जा सकती है। वो पेंटेड से थोड़ा कम इफेक्टिव है, लेकिन सेफ है, और वो एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए। राइट। सो कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन प्रोफिलैक्सिस यानी कि बीमारी ज्यादा तेजी से बढ़े ना और दोबारा से अटैक ना पड़े रोमैटिक हार्ट डिजीज का, उसके लिए पेंटेड्स देते हैं। बाकी जैसे कि एडवांस एज के अंदर इस पेंटेड्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, या इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और प्राय 45 साल की उम्र तक ही हम लोग वो इंजेक्शन देते हैं। अगर किसी को रोमैटिक हार्ट डिजीज डायग्नोज हुई है, उसके बाद देने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी रोमैटिक हार्ट डिजीज का जो एक प्रकोप है, फॉर्चुनेटली पूरे दुनिया में और इंडिया में भी कम होता जा रहा है। सो ये इसलिए रोमैटिक हार्ट डिजीज जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी वाल्व की, पहले आज से 20 साल 25 साल पहले, वो गले के इन्फेक्शन से होती थी। बच्चों को गले का इन्फेक्शन होता था, उसके बाद ये हार्ट को इफेक्ट कर देता था। इसको कहते थे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। लेकिन अब वो देखा गया कि वो इन्फेक्शन भी कम हो रहा है, और वो जो है वेस्टर्नाइजेशन का इफेक्ट भी कहा जा सकता है इसको, और वो जो है पॉपुलेशन कंट्रोल, वेस्टर्नाइजेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल, इन सब चीजों से ये हार्ट की बीमारी अब काफी कम होती जा रही है, विच इज अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन। तो ये एक दूसरा सवाल है संजीत कुमार जी का, 45% है और इसमें क्या करना होगा? तो जैसे कि अगर किसी को वाल्व डिजीज है और उसका हार्ट का जो पंपिंग पावर है वो भी कम हो रहा है, तो ऐसे लोगों को दवा रेगुलर खाने से काफी अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके अंदर जो है अगर हम लोग रेगुलर चेकअप कराते हैं, दवा खाते हैं, तो आई थिंक इट वर्क्स आउट क्वाइट वेल। एक दूसरा सवाल है, 2018 में वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ दूसरी बार, लेकिन चेकअप के बाद पता चला कि माइट्रल वाल्व डैमेज हो गया है, जल्दी कैसे खराब हो गया? अब देखिए, ऐसा है कि आपका शरीर उस वाल्व को कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उसको ट्रीट करता है, क्योंकि वो आपका जो नया वाल्व है वो आपके शरीर में रखा गया है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे उससे रिएक्शन कर रही है, उसके ऊपर उसकी वाल्व की लाइफ निर्भर है, क्योंकि वो वाल्व आपकी लाइफ का पार्ट बन चुका है। दूसरा, आपने कैसे उसको कंट्रोल किया, यानी कि आपने सही से दवा खाई कि नहीं खाई, आपने खाना पीना सही रखा कि नहीं रखा, और कोई इन्फेक्शन तो नहीं होने दिया, तो उन सब बातों पे आधारित होता है। बट जैसा कि मैंने बताया कि 90% लोगों के अंदर ये वाल्व्स काफी अच्छे चल जाते हैं, और इससे लाइफ की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव कर जाते हैं। मनीष, और कोई सवाल इसमें आपको दिख रहे हो जो इम्पोर्टेंट हो? तो इन्होंने पूछा है कि अभी डॉक्टर, एक पेशेंट है जिनको सीवियर टीआर है। इनफैक्ट 2 पेशेंट ने पूछा है कि पहले माइट्रल वाल्व की सर्जरी हुई, ट्राइकस्पिड वाल्व को रिपेयर किया, तब दोबारा सीवियर टीआर हो गया है। और एक दूसरे पेशेंट है जो कह रहे हैं कि जाइटेनिक्स चल रहा है सीवियर टीआर के लिए, तो क्या जाइटेनिक्स को कंटिन्यू करना सेफ है, और सीवियर टीआर का क्या किया जा सकता है आज की डेट में?
ये एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है किसी ने। ऑफ कोर्स ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि टीआर जो होता है वो एक तरह का लीकेज है वाल्व का, जिससे कि लिवर पे सबसे बुरा असर पड़ता है। और ये देखा गया कि अगर टीआर बहुत दिनों तक रहेगा तो लिवर को डैमेज भी कर सकता है। तो ऐसे में सबसे पहला ट्रीटमेंट ज़ाइटानिक्स एक तरह का पहला ट्रीटमेंट है, या लैसिक्स की गोली देते हैं, या डाइटॉर होती है, ये सब दवाइयां देते हैं। अगर इससे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिर हम लोग ऐसे केसेस के अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व को भी रिपेयर करते हैं, और इस ट्रीटमेंट को हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड क्लिप, जो कि विदाउट ऑपरेशन आजकल करते हैं हम लोग, जिससे कि काफी पेशेंट्स को रिलीफ मिल रहा है। और ये इफेक्टिवली इनके लीकेज को, टीआर को कम कर देता है, और फिर दवा खाने की भी प्रायः जरूरत नहीं पड़ती है। तो ट्राइकस्पिड क्लिप का ट्रीटमेंट अभी हम लोगों ने मेदांता में पिछले 1.5-2 साल में काफी इफेक्टिवली किया है, और बहुत से पेशेंट्स को इससे रिलीफ मिला है विदाउट ऑपरेशन। और इसमें जनरली 2 दिन के लिए सिर्फ एडमिट करते हैं, और इसमें सिर्फ एक इंजेक्शन के द्वारा सारा ट्रीटमेंट हो जाता है। और द ओनली प्रॉब्लम है कि ये भी काफी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। इसकी कॉस्ट करीब करीब 30 लाख के आसपास आ जाती है। सो ये सबसे बड़ी सुखद दिक्कत है, लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में ये काफी इफेक्टिव है और काफी अच्छा है। सो अभी और ये, आर देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ टेकिंग ब्लड थिनर्स? तो ब्लड थिनर्स के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, डॉक्टर अरविंद जैन, डॉक्टर मनीष, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को जरूर बताया जाए, क्योंकि इसमें इसके प्रिकॉशंस हैं वो जरूरी हैं जानना। देखिए, ब्लड थिनर से सब लोग जानते हैं कि ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ती हैं। तो हम लोग पेशेंट को यही सजेस्ट करते हैं कि पीटी आईएनआर आप फ्रिक्वेंटली कराइए, और उस टाइम में अपना हीमोग्लोबिन भी देखिए और प्लेटलेट काउंट्स भी देखिए। इज देयर एनी अदर रीजन, कोई और दूसरा कारण तो नहीं है जिसकी वजह से ये आपको हो रहा है? जैसे कि रिसेंटली डेंगू फीवर और हेमरेजिक फीवर्स चले, तो इस पीरियड में भी कुछ टेंडेंसीज इस टाइप की हो जाती थी। तो एक मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रोथम्बिन टाइम जरूर रेगुलरली कराना चाहिए। और जैसे कि आप सब लोग बता ही रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है, पीटीआईएनआर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर हमको उसको विड्रॉ करके फिर अल्टरनेट थेरेपीज पे जाना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, क्योंकि रिसेंटली ट्रॉपिकल डिसीजेस बहुत ज्यादा होती हैं, मलेरिया, डेंगू एंड हेमरेजिक, डिफरेंट हेमरेजिक फीवर्स। इवन वायरल के अंदर प्लेटलेट काउंट्स लो हो जाता है, तो दे हैव टेंडेंसी टू डेवलप ब्लीडिंग टेंडेंसी। You're right. So ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ब्लड थिनर्स चल रहे हैं तो उसको टाइम ज्यादा लो तो नहीं हो रहा, हाई तो नहीं हो रहा है। और प्रायः आईएनआर जो हम लोगों की रिकमेंडेशन है कि महीने में एक बार करा लें, वो काफी होगा। एंड अपना एक मशीन भी आती है आजकल तो, वैसे जो ग्लूकोमीटर की जैसी होती है, उसको कहते हैं कोआग्यू चेक। वो आप मशीन खरीद सकते हैं, छोटी सी रहती है शुगर जैसी, उसमें एक स्ट्रिप से ही आपका टेस्ट हो जाता है कि कितना ब्लड थिनिंग हो रहा है। उसके लिए आपको मतलब पैथोलॉजी लैब जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर अगर कोई ब्लीडिंग, जैसे कि मान लो किसी को ब्लैक स्टूल्स हो रहे हैं, या टॉयलेट के रास्ते से खून आ रहा है, पाइल्स वगैरह हो रही, तो जरूर इस डोज को रेगुलेट करा लेना चाहिए। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तब भी एक इंडिकेशन है कि इसके मतलब दवा की डोज आपकी ज्यादा है, उसको कम करा के उसको ठीक कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आई थिंक सबको ये ध्यान रखना चाहिए। और ब्लड थिनर्स अच्छी भी होती हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसा कि डॉक्टर अरविंद जैन ने कहा, भाई साइड इफेक्ट्स से हमेशा हमें पता होना चाहिए। फिर एक सवाल आ रहा है कि इनको स्टिच होता रहता है, इनका ऑपरेशन हुआ था, इनको स्टिच में थोड़ा पेन होता रहता है 1 साल के बाद भी। तो देखिए, स्टिच में पेन थोड़ा बहुत किसी को रह सकता है, ज्यादा हो तो पेन रिलीविंग मेडिसिन ले सकते हैं आप। और जनरली एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से, दवाइयों से ही ये ठीक हो जाता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं होती। And then somebody has asked this question, what is the lifestyle after TMVR? अब TMVR जो है एक तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें कि वाल्व को हम लोग, जिनका पहले सर्जरी हो गई और वाल्व अब खराब हो गया है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विदाउट सर्जरी। इस ट्रीटमेंट को कहते हैं TMVR। और जनरली 1 से 2 दिन के लिए एडमिट होता है पेशेंट। उसके बाद सिंपल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लीड कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं,
अपना काम कर सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल, बिकॉज इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही कोई इसमें कोई ज्यादा ब्लड थिनर्स की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एस्पिरिन ही काफी होती है। सर नॉर्मली कार्डियक डिजीज पेशेंट्स को हम लोग स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए कहते हैं, एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं, सॉल्ट इनटेक को लेकर बातें करते हैं, स्ट्रेस अवॉइड, स्लीप पैटर्न्स, इन सब चीज़ों पर जो डिस्कशन होता है। वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद सर आर वी रिकमेंडिंग ऑल दिस मेजर्स टू टेक एज ए प्रिकॉशन? या सो वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद जनरली सबसे बड़ा जो प्रिकॉशन है कि भाई अपना आप ब्लड थिनर या एस्पिरिन जो भी इनमें से गोली एडवाइस की गई उसको रेगुलर खाइए, साल में एक बार इको टेस्ट जरूर कराइए, और तीसरा कि हेल्दी लाइफस्टाइल तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाल्व में इन्फेक्शन हो सकता है उसके बाद, और इसलिए स्मोकिंग को नहीं करना है, हेल्दी खाना खाना है, सफाई से रहना है, ज्यादा ऐसे गंदे एनवायरनमेंट से बचना है, ज्यादा भीड़ भाड़ में ज्यादा समय तक नहीं रहना। ऐसा नहीं कि आप पिक्चर देखने नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कि आप किसी फंक्शन में नहीं जा सकते, आप सब जगह जा सकते, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। जैसे कोई खांस रहा है अगर पास में बहुत ज्यादा, तो आप अपना मास्क पहन लीजिए या थोड़ा अपना हाथ रख लीजिए, सो दैट जो आपको इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हैं वो कम से कम रहे, बिकॉज आपका जो वाल्व लगा हुआ है उसको आपको सुरक्षित रखना है। मनीष, कोई और सवाल आपके? हाँ सर, एक सामने पेशेंट है, उन्होंने कहा है कि उनका माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है और ट्राइकस्पिड वाल्व रिपेयर हुआ था 2021 में। अब वो ये कह रही है कि वार्फ मेडिसिन चल रही है, तो क्या वो जिंदगी में कभी भी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं ले सकती? तो इसका तो ऐसा है कि देखिए, ग्रीन वेजिटेबल जैसे सर ने बताया वो वारफेरिन के इफेक्ट को कम करती हैं, तो हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन अगर आप अपना आईएनआर को मेंटेन कर पा रहे हैं, रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस इसका ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो जैसे विंटर्स आई हैं, आपने एकदम से ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत बढ़ा दिया और फिर आपने आईएनआर चेक किया, आईएनआर कम हो गया आपका, तो आपने एसीट्रोम की डोज भी बढ़ा दी। फिर थोड़े टाइम के बाद विंटर्स ओवर हो गई, आपने ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बंद कर दिया, लेकिन आप आईएनआर चेक करना भूल गए और आपने एसीट्रोम की डोज भी नहीं कम किया और आईएनआर फिर पता लगा एकदम से बढ़ गया। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे तो ग्रीन वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। इनिशियल शुरू के कुछ महीनों में हम कहते हैं कि आप अवॉइड करें पूरा, ताकि वो वेल एक बार पूरी तरह से सेट हो जाए और इनिशियल क्लॉट बनने का रिस्क कम हो जाए। उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स खाई जा सकती हैं, प्रोवाइडेड आप आईएनआर को ठीक से मॉनिटर कर रहे हैं। प्लस ये भी है कि क्वांटिटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स आई थिंक थोड़ा लिमिटेड रखनी चाहिए, जैसे कि अब आप थोड़ा सा साग खा सकते हैं, या थोड़ा सा, जरूर टेस्ट के लिए हम मना नहीं करते, हम लोग जरूर खा सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि आपकी दवाइयां भी रेगुलरली चलती रहें। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाल्व में क्लॉट बनना एक बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम होती है, जो कि बड़ा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। तो इसलिए जो है आपको अपना रेगुलेटेड रखना है डाइट को। कोई चीज बंद नहीं है, कोई चीज एकदम प्रोहिबिटेड नहीं है, बट रेगुलेशन इज द most important thing to do in patients who have these mechanical valves. So here now I think we are done with most of the questions. Sir, I have a very important question. There are certain very poor patients and they are not affording this either valve repair or replacement. In such cases, I have found 2-3 patients who went to Medanta and they got connected with some national or international agency who helped them to get their valve repaired or replaced. And it was a very good gesture from the Medanta hospital, and some social organization is working nicely. So that is the beautiful part of Medanta hospital, sir. We'd like to hear a little bit about it also. जिनकी मतलब कि फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं या डिफिकल्टी रहती हैं, उसमें हम लोगों के पास ट्रीटमेंट के कई ऑप्शंस रहते हैं, ऐसा नहीं कि दे कैन नॉट कम। सो कुछ पेशेंट्स को कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो वो हम लोग उनको दिलवा देते हैं। सेकेंड, कभी जो ये होते हैं, कुछ स्टडीज हमारी चल रही हैं, जैसे आजकल हमारी 3 स्टडीज चल रही हैं, जिसमें कि कुछ वाल्व्स हैं जिनका कि हम लोग एक स्टडी के तहत उसको डेटा रिकॉर्ड करते हैं, सारी जानकारी लेते हैं, पेशेंट को फॉलो करते हैं। उसमें भी डिवाइसेस ये कई बार फ्री दे दी जाती हैं या उनको बहुत ही कम
सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे मान लीजिए कि अभी आजकल एक टाइवी का ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें कि 17-18 लाख का खर्चा आता है, लेकिन चूंकि ये वाल्व्स अभी हमारे पास करीब 15 से 20 वाल्व आए हुए हैं जिनको कि हम लोग सिस्टमैटिकली यूज करते हैं, उनके फिर फॉलो करते हैं, देखते हैं कि कैसा इनका आउटकम्स वगैरह हो रहा है, तो ऐसे इन सब केसेस में सिर्फ 2 या 3 लाख में सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। उनको बाकी वाल्व्स वगैरह के ट्रीटमेंट की जरूरत देने की मतलब खर्चा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो संभावनाएं हैं। तो इस तरह से कई सारे तरीकों से हम लोग इन पेशेंट्स को हेल्प जरूर करने की कोशिश करते हैं, और जहां तक संभव होता है वहां तक हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई इसका ट्रीटमेंट हो जाए समहाउ। लेकिन अब हर एक पेशेंट्स को तो देना बहुत मुश्किल है। देखिए, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग टू डू, बट डेफिनेटली if somebody has a financial issue, he should clearly, openly discuss with us, tell us the real facts, and then we can help. Definitely, Dr. Kaushik, thank you for bringing this very important point. We should, let everybody know that हाँ भाई ये संभावना भी है। Praveen Yeah, sir. Dr. Praveen. Yes. Hello. Dr. Kaushik, yeah. सर, ये बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेटिव सेशन रहा सर, और इस तरह के जब भी प्रोग्राम हो रहे हैं वी लाइक टू गेट कनेक्टेड. This is the first time I'm getting connected, and it's a really informative and awareness program. इस तरह की वीडियो जो अगर हम लोग अपने हॉस्पिटल में भी डिस्प्ले करेंगे, बिकॉज कार्डियोलॉजी का काफी अच्छा इंसिडेंस है हम लोगों के पास में. और सर वेदांता, ऑफ कोर्स I say always say Dr. Naresh Triran sir, he's the Amitabh Bachchan of medical industry, and I always say it, and you are co-player sir, so you have a very good name in Purvanchal, all over India I say, but in Purvanchal you are related to us also somehow, so we feel proud to see you on the screen and sending patients to Vedanta and to you. And in cardiology department we have a long relation also. Dr. Pankaj, Dr. Manish Shivana used to come to this hospital. Anyway, thank you. Doctor, thank you for being here today. I think your input was also, आपका जितने भी comments थे, जो आपके जो observations थे, वो काफी useful रहेंगे सबके लिए. And Dr. Arvind Jain, any last words from you? Yeah. I want to ask you one question. Recently, we are seeing a lot of cardiologists prescribing inclisiran injection, and I have seen your prescription also. Repatha was used. What are the indication in whom we should prescribe this? In whom we should use, like post angioplasty, post PTCA, and CABG? These injections are frequently prescribed by the cardiologist. या सो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये जो आपने इंजेक्शन की बात कही, इंक्लिसरान या रिपाथा इंजेक्शन, ये बेसिकली सबको जानकारी के लिए कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई है, और ये उन लोगों को दी जाती है जिन लोगों के अंदर स्टैटिन्स या तो वो टॉलरेट नहीं कर रहे, या स्टैटिन्स के बावजूद भी उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत हाई है, और तीसरा ये है कि जिन लोगों को फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलिनिया है, यानी कि बचपन से, कई फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें कि शुरू से बचपन से छोटे एज से ही उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, या उनका जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से, और या लास्ट में उन लोगों को जिनको की दवा देने के बावजूद भी बार बार एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ रही है, बार बार बाईपास की जरूरत पड़ रही है, तब हम लोगों को ये इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगे इंजेक्शन है, इसलिए सबको एडवाइस करना अभी संभव नहीं. ओके मनीष, एनी लास्ट पॉइंट्स? सर एक ही चीज री एम्फेसाइज करना चाहूंगा, कई बार हम ऑलरेडी बोल चुके हैं इस सेशन में कि वेल डिजीज में राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है. पेशेंट्स डर जाते हैं कई बार और ऑपरेशन डिले करते हैं, उसकी वजह से ऑपरेशन का रिस्क भी बढ़ता है और ट्रीटमेंट का बेनिफिट भी कम हो जाता है. इसलिए ऐसा ना करें, अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, और जब आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि अब आपको वेल के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई है, तो फिर उस ट्रीटमेंट के लिए जाएं, आगे बढ़ें और उसको अवॉइड ना करें. गुड. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. एंड लास्ट में भी यही कहेंगे कि ट्रीटमेंट सही समय पे किया जाए,
और एल्डरली पेशेंट्स अगर एडवांस एज हो गई है तो भी इस ट्रीटमेंट को, जो टावी का ट्रीटमेंट है, बहुत सेफली इसको किया जाता है और उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। आप इसको अगर डॉक्टर एडवाइस करता है तो जरूर करा लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड वी विल Thank you. Thanks a lot. again We are the next direct Wednesday. discussion. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Gurmeet sir. Thank you.